अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स 101 लेक्चर नंबर 30 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड जो इस चैप्टर के अंदर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं हैंडआउट्स के थ्रू, वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस यानी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, उसको देखने के लिए आपने चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के बाद यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का बटन होता है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग के सामने जो है मुख्तलिफ प्लेलिस्ट शो हो जाएंगे। तो आपने नीचे प्लेलिस्ट में जाना है जहाँ पर लिखा हुआ है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो इसके अंदर हमारे पास मिड टर्म का भी है और फाइनल टर्म का भी प्लेलिस्ट बन चुका है। यहाँ पर फाइनल टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड फिजिक्स 101 का प्लेलिस्ट मौजूद है। 13 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है और आने वाली तमाम वीडियोस है वो इसी के अंदर ऐड होती जाएंगी। इस पर आप क्लिक करके सारी की सारी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को देखते हैं। हमारे पास आज के चैप्टर का नाम है, हमारे पास लेक्चर नंबर 30 है और इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हमारे पास हैंडआउट्स की जो सबसे पहली लाइन है, इसके अंदर लिखा हुआ है बिफोर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ जेम्स क्लर्क मैक्सवेल अराउंड 1865 द नॉन लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वर। तो बेसिकली इस लाइन में ये कह रहे हैं कि हमारे पास जब इन्वेस्टिगेशन ऑफ जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो हमारे पास है, उनकी इन्वेस्टिगेशन से पहले की बात हो रही है और सन बता रहे हैं कि 1865 अराउंड 1865 यानी 1865 से पहले की बात हो रही है कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की इन्वेस्टिगेशन से पहले, बिफोर यानी उससे पहले, यानी इसने जब चीज लॉ वगैरह इजाद की, इससे पहले की बात हो रही कि पहले क्या चीजें जो थी वो नॉन थी, द नॉन लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वर। इस भाई ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर रिसर्च की, लेकिन इससे पहले जो लॉज थी जो कि ऑलरेडी थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड, वो लॉज कौन कौन सी थी। तो ये आपकी बुक्स के अंदर इंपॉर्टेंट लाइंस बाकायदा लॉज से रिलेटेड लिखी हुई है। तो ये 4 लॉज जो थी वो ऑलरेडी इससे पहले हो चुकी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड। जेम्स क्लर्क भाई बाद में आए थे, इससे पहले 4 लॉज ऑलरेडी इस चीज से रिलेटेड हो चुकी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड हमारे पास 4 लॉज ऑलरेडी आ चुकी थी। इनमें से पहली लॉ थी गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर गोज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, फ्राडेज लॉ ऑफ इंडक्शन और एम्पियर्स लॉ। ये 4 लॉ जो थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड थी और ये जेम्स क्लर्क मैक्सवेल से पहले आ चुकी थी। और ईयर कौन सा था? 1865। ये चीजें आपने लाजमी याद रखनी है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम। और इसके बाद आपने इस बंदे का नाम याद रखना है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। और कब आया था ये? 1865 में। इसने ये इससे पहले जो थी, यानी इसने इस ईयर में रिसर्च की होगी, लेकिन इससे पहले जो है हमारे पास ऑलरेडी 4 लॉज हो चुकी थी, जो कि मुख्तलिफ लॉज थी, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो हैंडआउट्स की बाकायदा लाइन्स थी वो मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दी है, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैं बहुत सारी ख्वारियाँ कर रहा हूँ, एक लाइन कॉपी कर रहा हूँ, तो उससे टाइम उल्टा ज़ाया होता है और चीज़ें भी क्लियर नहीं होती। तो ये इस तरह से लिख भी नहीं सकता बंदा बार बार कंप्यूटर में। ये सिंपल सी चीज़ है, मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए और जो इंपॉर्टेंट लाइन्स थी उसके नीचे मैंने अंडरलाइन रख दिया। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, गोज लॉ, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी, इंडक्शन है, एम्पियर्स लॉ है, लेकिन जो इनके जो हमारे पास जो फॉर्मूलाज वगैरह इक्वेशन है जो इन्होंने प्रूव किया, तो वो तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। तो उनको लिखने के लिए यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि E.dA Q/ε0 ये गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद ये B.dA हमारे पास 0 के इक्वल होता है, ये गोज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है हमारे पास। फिर फ्राडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कहता है? E.ds इक्वल टू -d∅B/dt। और उसके बाद हमारे पास एम्पियर्स लॉ क्या कहते हैं? B.ds इक्वल टू μ0I। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या है, सारी चीज़ें, यानी इन्होंने ये प्रूव किया इस लॉ के बाद। तो हमारे पास क्या है, आगे क्या लिखा हुआ है कि गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनके आगे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो ये जो ब्लू से मैंने रिप्रेजेंट किया इसका मतलब है क्लोज सरफेस। तो इनके क्या सिस्टम था कि इंटीग्रल इज आवर एनी क्लोज सरफेस। तो ये क्लोज सरफेस के लिए थी हमारे पास ये 2 लॉज जो थी, गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गोज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये दोनों लॉज किसके लिए थी? क्लोज सरफेस के लिए थी। लेकिन हमारे पास फ्राडेज लॉ ऑफ इंडक्शन और एम्पियर्स लॉ किस सरफेस के लिए थी? इस सरफेस के लिए नहीं थी हमारे पास। किसके लिए थी? ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड लूप के लिए थी। ये दोनों क्लोज्ड लूप के लिए थी। और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो गोज लॉ की वो हमारे पास क्लोज सरफेस के लिए थी। एक है क्लोज सरफेस और दूसरा है क्लोज लूप। तो ये चीजें आपने याद रख लेनी है। इसी में यही इंपॉर्टेंट है, ये इससे अंदर 4-5 एमसीक्यूज निकाल सकते हैं वो लोग। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन्स थी हमारे पास। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, मैक्सवेल रियलाइज दैट द अबव 4 लॉज वर नॉट कंसिस्टेंट विद द कंजर्वेशन ऑफ। तो मैक्सवेल जब आया था उससे पहले हमारे पास 4 लॉज जो वो ऑलरेडी आ चुकी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड, लेकिन इस भाई साहब ने कहा 1865 में कि ये 4 लॉज जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, यानी इसमें किसी चीज की कमी है। वो क्या है हमारे पास? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की कमी की वजह से इसने क्या कहा कि हमें अपनी लॉ बनाने की जरूरत है, हमें भी अपना नाम चाहिए।
4 लॉस भले हुई हों, लेकिन उसमें क्या चीज़ हमारे पास कमी थी, जो कंसिस्टेंट यानी मुसलसल, यानी वो चीज़ हमारे पास इग्नोर की जा रही थी या फिर उस तरह से नहीं थी जिस तरह से होनी चाहिए। तो इन्होंने नोट किया, वो क्या थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास यहाँ पर वही स्क्रीनशॉट मैंने उठा के चिपका दिया है। द फेमस मैक्सवेल इक्वेशंस आर एज फॉलोज। तो मैक्सवेल भाई साहब के जो फेमस इक्वेशंस है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका नाम क्या है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ये पूरा नाम आपको याद होगा तो तभी आप इस चीज़ों को समझ पाएंगे कि इसका नाम सबसे पहले आपने याद रखना है। हो सकता है ये 2 नाम दे दे, पूरा नाम दे दे मैक्सवेल, वैसे मशहूर नाम है इसका, यही डायरेक्ट आपसे पूछेंगे कि इसका मेन नाम यही है, लेकिन आपको ये तीनों नाम याद होने चाहिए, फर्स्ट, मिडल और लास्ट। तो ये क्या है, इसकी फेमस इक्वेशंस क्या थी, मैक्सवेल की इक्वेशन क्या थी। तो एक इसकी इक्वेशन थी E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, ये हमारे पास EMF है, मैं इसको कुछ भी बोल दूंगा, E नॉट बोलूंगा, कभी एप्सिलॉन नॉट बोलूंगा, उल्टा सीधा कुछ भी बोल दूंगा, लेकिन ये EMF का सिंबल है, आपने ये लाजमी याद रखना है, मैं पहले बता चुका हूँ। सही है, E डॉट dl हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस d फाइव ई अपॉन dt। फिर B डॉट ds इक्वल टू होता है 0 का, और फिर है B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट अपॉन d 5e अपॉन dt। तो ये सारी की सारी 4 इक्वेशंस है, ये आपने एज इट इज रट लेनी है, आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि मैक्सवेल की जो इक्वेशंस थी वो कौन सी थी, फेमस इक्वेशंस। तो ये 4 जो थी हमारे पास वो उनकी फेमस इक्वेशंस थी। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो टुगेदर विद द लॉरेंट्ज फोर्स F इक्वल टू Q E प्लस V क्रॉस B यानी V मल्टीप्लाई बाय B, दे प्रोवाइड अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना इंक्लूडिंग वेव्स। तो लॉरेंट फोर्स से रिलेटेड आपने ये लाइन भी याद रख लेनी है कि इंक्लूडिंग वेव्स एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना से रिलेटेड। तो वो कौन सी होती है, हमारे पास लॉरेंट्स फोर्स होती है, और वो इसका आपने ये इक्वेशन जो है वो याद रख लेनी। तो मैक्सवेल की क्या फेमस इक्वेशंस थी, वो ये थी, 4 इक्वेशंस इसने फेमस दी थी। ये चारों के चारों आपको पता होना चाहिए। हो सकता है एमसीक्यूज में इस तरह से आ जाए कि आपको जो है वो 4 की 4 दे दें, 3 दे दें, एक कोई और दे दें, या फिर 1-2 आपको दे दें, बहुत कर दें, कुछ भी कर देंगे, वो आपको ये चारों की चारों याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू इन एसी द एवरेज वैल्यू इज डैश। तो एसी में हमारे पास जो एवरेज वैल्यू होती है वो डैश होती है, बिकॉज द करंट फ्लो फॉर द सेम टाइम इन वन डायरेक्शन इन अदर। तो यहाँ पे मैंने फिर गलती कर दी है, 1 सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने एक और गलती कर दी थी, वो हमारे पास जो एमसीक्यू था वो इस तरह से था, मैंने वहाँ पे पेस्ट नहीं किया था इसका क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वर प्रिडिक्टेड बाय मैक्सवेल एंड एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर्ड मेनी ईयर्स बाय लेटर बाय। तो हमारे पास जो प्रिडिक्ट की थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैक्सवेल ने प्रिडिक्ट की थी, यानी उसने उसके ऊपर कोई खास रिसर्च नहीं की थी, सिर्फ उसने कहा था कि ऐसा हो सकता है या फिर होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली यानी प्रॉपर इसको डिस्कवर किसने किया था, कुछ सालों बाद, वो हमारे पास किया था हर्ट्ज ने। तो ये ब्लैंक जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो चीज़ है ये गलती से लिखी हुई है, इसकी जगह हमारे पास ये ब्लैंक्स आना था। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रिडिक्ट की थी हमारे पास मैक्सवेल भाई ने, और एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर्ड की थी मेनी ईयर, यानी मैक्सवेल ने प्रिडिक्ट की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और कुछ सालों बाद हमारे पास हर्ट्ज भाई आए, उन्होंने क्या किया, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया सारी चीज़ों को कुछ सालों बाद। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ही आएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो एमसीक्यू लिखा हुआ है ये नहीं आएगा यहाँ पे। और अगर आप इसको यहाँ पे इग्नोर करें, नीचे भी मैंने यहाँ पर इमेज पेस्ट की हुई है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वर प्रिडिक्टेड बाय मैक्सवेल एंड एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर्ड मेनी ईयर्स बाय हर्ट्ज। तो इससे रिलेटेड हमारे पास जो मेन पॉइंट्स थे वो हमें पता होने चाहिए। यहाँ पर मैंने तीनों के तीनों लिख दिए हैं, पेपर में 3 आ जाएंगे, या फिर चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ देम, वो कुछ भी दे देंगे। हमने सिर्फ और सिर्फ इन तीनों को रट लेना है कि इम्पोर्टेंट जो हमारे पास जो वेव्स थी, फॉर दीज वेव्स, नोट दैट फॉर दीज वेव्स, ये तीनों लाइनें आपको याद होनी चाहिए। पहली लाइन क्या है कि एब्सोल्युटली नो मीडियम इज रिक्वायर्ड दैट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो थी हमारे पास वो उसका मीडियम कोई रिक्वायर्ड नहीं होता, वो वैक्यूम के थ्रू जो है वो ट्रेवल कर सकती है। दे ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यानी ये ट्रेवल के थ्रू ये ट्रेवल करती है वैक्यूम के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने कहा कि द स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन इज सी फॉर ऑल वेव्स इन द वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन को उसको किसने रिप्रेजेंट किया, सी से रिप्रेजेंट किया। फॉर ऑल वेव्स, वैक्यूम के अंदर जितने भी वेव्स हैं हमारे पास, उसको उसने सी से रिप्रेजेंट किया उनकी स्पीड को। देयर इज नो लिमिट टू द एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। तो लिमिट, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की कोई लिमिट नहीं है, ये इसने कहा इन 3 पॉइंटों में, जब इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हर्ट्ज भाई ने प्रूव करके दिखाया एक्सपेरिमेंटली। आगे क्या लिखा है, वेव इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी एज इलस्ट्रेटेड बिलो। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट लाइन थी, मैंने इसी के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कि हमारे पास जो वेव होती है वो कैरेक्टराइज होती है बाय एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बस इतना काफ़ी है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इससे रिलेटेड ये फ्रीक्वेंसीज के नंबर एक्स रे गेम, आप सारी चीज़ें कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो ये हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है उसके अंदर मैंने अंडरलाइन लगा दिया। तो
तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाय कंपैरिजन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनसाइड अ माइक्रोवेव ओवन। तो इनसाइड अ माइक्रोवेव ओवन हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितनी होती है वेवलेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर की हमारे पास वेवलेंथ होती है। सेंटीमीटर को मीटर में किस तरह से लिखेंगे, 6 को आपने डिवाइड कर देना है 100 से, तो आंसर मीटर में आ जाएगा। आगे क्या लिखा है, उसी के मुकाबले हमारे पास रेडियो वेव्स जो होती है वो फ्यू मीटर्स लॉन्ग होती है, यानी फ्यू मीटर्स लॉन्ग, कुछ मीटर्स ही लॉन्ग होती है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर विजिबल लाइट सी बिलो ऑन द अदर हैंड एक्स रे एंड गामा रे है वेवलेंथ ऑफ द साइज ऑफ एटम्स एंड इवन मच स्मॉलर। तो आपके पास इस तरह से भी ब्लैंक आ जाता है कि एक्स रे एंड गामा रेस है वेवलेंथ ऑफ द साइज ऑफ डैश एंड इवन मच स्मॉलर। तो एटम आ सकता है, कुछ बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी लगा देंगे तो आपने याद रखना है कि वो एटम होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने नीचे चीज़ें दी हुई है, कलर दिए हुए हैं, लेकिन साथ में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसको समझना हमें बाकायदा। तो मैंने गूगल में गया, वहाँ से मैंने बाकायदा इनकी जो है फ्रिक्वेंसीज जो है वो निकाल की और वेवलेंथ जो है उनकी निकाली, क्योंकि यहाँ से रेंज तो सही है इन्होंने लिखी हुई है, लेकिन किसकी किस कहाँ तक है, इसकी कहाँ तक है, इसके दरमियान कौन सी वो कहानी नहीं लिखी हुई। तो मेन चीज़ तो वही थी, वो लिखी नहीं इन्होंने, सिर्फ ये नंबर दे दिए। नंबर तो MCQs में भी आएंगे, लेकिन है किसके वो तो पता हो। नेक्स्ट क्या है, रेडियो है हमारे पास, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होती है 3 एक्सपोनेंट 9 हर्ट्ज और वेवलेंथ होता है उसका 10 सेंटीमीटर। बल्कि नीचे से शुरू कर देते हैं, हमारे पास ये वायरेज है, तो वायरेज कितना होता है 3 एक्सपोनेंट 19 हर्ट्ज और वो होता है 0.01 नैनोमीटर। एक्सरे 10 to 0.01 नैनोमीटर होता है हमारे पास। अल्ट्रावायलेट 400 to 10 नैनोमीटर। विजिबल 700 to 400 नैनोमीटर होता है। और इंफ्रारेड ये रेज है हमारे पास सारी, और ये होता है 1000 to 0.7 माइक्रोमीटर। और माइक्रोवेव होता है 10 to 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह इनकी फ्रीक्वेंसीज भी हैं 3 एक्सपोनेंट 9 to 3 एक्सपोनेंट 11 हर्ट्ज। बाकी सारे फ्रीक्वेंसीज तो यहाँ पर नहीं लिखी हुई आपके बुक में, लेकिन वेवलेंथ की थोड़ी बहुत बात हो रही है, तो वेवलेंथ वैल्यूज जो वो आपने याद रख लेनी है। तो चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इससे कोई ना कोई MCQs आ सकते हैं, आपने इसको लाजमी वैल्यूज को याद रखना है। तो नेक्स्ट MCQ हमारे पास एक अगेन एक हैंडआउट की लाइन उठाई हुई है, द रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर एन एंटीना। जो हमारे पास रिसेप्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसको क्या रिक्वायर होता है, हमारे पास एंटीना रिक्वायर होता है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम एन डैश सोर्स इज बर्निंग कैंडल और माइक्रोवेव ओवन। तो जब भी यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल टाइप के MCQs आ जाए, इनकी एग्जाम्पल सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए, उसके बाद आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए लाइन बाय लाइन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या फॉर्म करती है, डैश सोर्स को फॉर्म करती है। तो हमारे पास वो फॉर्म करती है अनपोलराइज्ड सोर्स को, और इसके साथ उसकी एग्जांपल लिखी हुई है कि एग्जांपल्स इनकी क्या है, बर्निंग कैंडल है और माइक्रोवेव ओवन है। तो दोनों एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट MCQ हमारे पास अगेन दोबारा पैराग्राफ मैंने पेस्ट किया हुआ है, और ये चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगी, क्योंकि वो एक एक लाइन में बार बार पेस्ट करता जा रहा हूँ। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि हम डायरेक्ट जो मेन पॉइंट्स है उनको डायरेक्ट लिख दें, जिसमें से हमारे पास जो 2-3 MCQs बन रहे होते हैं, और पूरी हमारे पास जो पैराग्राफ होता है पूरा का पूरा उसको मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दूंगा, मेन पॉइंट्स के नीचे अंडरलाइन लगा दूंगा। इससे मेरा टाइम भी बचेगा और पेपर भी काफ़ी करीब है, तो हमें काफ़ी चीज़ें कवर करनी है फिलहाल। तो ये लास्ट MCQ हमारे पास इस चैप्टर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेक्चर नंबर 30 से फिजिक्स 101 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन का। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म एन अनपोलराइज्ड सोर्स, सही वही सेम बात की हुई है, इजी बर्निंग कैंडल और माइक्रोवेव ओवन। लेकिन अगर हमने इसको पोलराइज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको पास करेंगे थ्रू अ सिंपल पोलराइजर। तो ये एक सिंपल सी लाइन थी, मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं डाले, फालतू के ऑप्शन नहीं डाल सकता मैं अभी, क्योंकि पोलराइजर को मैं क्या करूँगा, अनपोलराइजर कर दूंगा, फालतू के ऑप्शन बनेंगे। मेन लाइन क्या है, ये है कि हमारे पास एक अनपोलराइज सोर्स से होती है, और की दो एग्जांपल ये रही। लेकिन अगर इसको हम पोलराइज कर सकते हैं अगर हम पास करें सिंपल पोलराइजर को इसके थ्रू। तो ये इससे नीचे लाइन जो लिखी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म्स एन अनपोलराइज्ड सोर्स, तो ये सारी कहानी वही लिखी हुई है। आगे लिखा हुआ है मेटल प्लेट। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि प्लेट कौन सी होती है, मेटल की होती है, जो कि स्लेट करती है, कट इनटू विच अलाउ ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द स्लेट। ये जो चीज़ें होती है परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, साइन है या कॉस है, मेटल प्लेट है या कौन सी प्लेट है, ये सारी चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए। तो प्लेट कौन सी है, मेटल प्लेट थी हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर था, किसके परपेंडिकुलर था, स्लेट्स के। इट विल प्रोड्यूस क्या, लेकिन उसके बाद वो प्रोड्यूस क्या करेगा, सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन प्रोड्यूस क्या करेगा, वो लीनियरली पोलराइज्ड वेव्स प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम अनपोलराइज्ड वन। तो अनपोलराइज्ड वन से हमारे पास क्या करेगा, लीनियरली पोलराइज्ड वेव्स प्रोड्यूस करेगा। लीनियरी के साथ कोई और वर्ड भी आ सकता है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसको भी एज अ ब्लैंक पूछ सकते हैं, लीनियरी हो गया, वॉल्यूमेट्रिकरी हो गया, कुछ भी पूछ लेंगे। तो हमारे पास क्या है, लीनियरी पोलराइज्ड वेव्स फ्रॉम एन अनपोलराइज्ड वन। तो ये थी हमारे पास वीडियो लेक्चर, और इसी स्क्रीनशॉट्स की मदद से जो है हमारे पास वीडियो की लेंथ जो है वो भी कम हो गई है, और बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो कवर हो चुकी है। 3 पेजेस के अंदर हमारा काम हो चुका है।
वैसे तो मिनिमम 5 पेजेस तक MCQs चले जाते हैं। तो ये सारे थे इंपॉर्टेंट MCQs, हैंडआउट्स की लाइंस थी, ये सारे के सारे आपके सामने मौजूद है। एक ही जगह पे जब 3 MCQs आपके सामने मौजूद हो, चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाती हैं और ये जो इक्वेशन वगैरह हैं ये भी हमारे पास क्लियर है। तो सही है, बस अगली वीडियो में मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट के थ्रू जो सारे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं और बहुत जल्द बाकी के लेक्चर्स भी आने वाले हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।